हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पंचारी और मैं आप सबका यूडेट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने अपनी जो मुहिम चला रखी है जिसके अंदर हमने इंडियन पॉलिटी के जो जुडिशियल सिस्टम के बारे में चर्चा करनी शुरू की थी। कल का हमारा टॉपिक था वो था अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर कौन कौन से न्यायालय आते हैं, उनसे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं और भारतीय संविधान की वर्तमान प्रैक्टिकल जो संरचना अपनाई गई है हमने न्यायिक से अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित इन तमाम प्रावधानों के साथ हमने भारतीय संविधान का संशोधन भी पढ़ा था। अब इसके अलावा कुछ और न्यायालय हैं जिनके बारे में भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो जो अन्य संविधान से इतर कुछ और न्यायालय हैं उनके बारे में भी अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है और ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी बना दिए जाते हैं। इन प्रावधानों के बारे में, इन न्यायालयों के बारे में आज की हमारी चर्चा रहेगी। तो इन न्यायालयों में प्रमुखतः तीन प्रकार के न्यायालय आते हैं, जिनमें सबसे पहला न्यायालय आता है जिसे बोलते हैं लोक अदालत यानी कि पब्लिक कोर्ट, दूसरा आता है परिवार न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट और तीसरा आता है ग्राम न्यायालय यानी कि विलेज कोर्ट, जिन्हें मोबाइल कोर्ट भी कहते हैं। इन न्यायालयों के बारे में भारतीय संविधान में भारत की संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया था, इस अधिनियम कब पारित हुआ और इसके मुख्य मुख्य प्रावधान क्या है और इनके खिलाफ में और इन अदालतों में क्या माइनस से डिफरेंस आते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। और आई होप कि हम अपने इन टॉपिकों को इस तरीके से तैयार कर पाए कि आगे एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। साथ ही इन अदालतों के बारे में हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी भी चाहिए एज ए सिविलियन, क्योंकि यह हमारे लिए यानी कि ग्रास रूट स्तर की जो जनता है, इस जनता के लिए बनाई गई स्पेशल कोर्ट है, तो इनके बारे में हमारी थोड़ी अच्छी समझ होनी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है लोक अदालत यानी कि जनता की अदालत। अब जनता की अदालत हम सामान्यतः फिल्मों में देखते हैं, वो वाली अलग होती हैं, ये अलग है। फिल्मों में तो डायरेक्टली चारों तरफ जनता खड़ी है और बीच में मुजरिम को खड़ा करके वहां पर सुनवाई करवा दी जाती है, ये वैसी नहीं है। लेकिन वो जो फिल्मों में दिखाई जाती है वो सामान्यतः होती ये वाली अदालत है। तो देखते हैं इनके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, कब शुरू हुई ये कहानी है 1982 की। 1982 के अंदर गुजरात के अंदर कुछ लोक अदालतें बनाई गई थी और उसके बाद देखा गया कि ये जो लोक अदालतों का कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा है और इसका रिजल्ट काफी लाभदायक साबित हुआ। तो ऐसे में हमने जब हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे, उसके अंदर हमने जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 था, 39 के अंदर एक सब क्लॉज जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और 39 का जो सब क्लॉज ए था इसके अंदर हमने लिखवाया था कि हम सभी नागरिकों को मुफ्त विधिक सेवा उपलब्ध करवाएंगे। तो यानी कि लोगों को विधिक सहायता दिलाने के लिए हमने पहले से ही 76 के अंदर ही संशोधन कर दिया था और इसके बाद इस संशोधन को लागू करने के लिए 1982 के अंदर गुजरात के अंदर ट्रायल लिया गया और ट्रायल के अंदर लोक अदालत का कॉन्सेप्ट सफल हुआ। तो अब देखते हैं लोक अदालत का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। लोक अदालत का मतलब है कि एक ऐसी अदालत जहां पर आप एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाते हो, जिसका मतलब हुआ कि आप जो वैधिक तरीके से किसी भी मामले का निपटान किया जाता है, इससे अलग तरीके से एक विकल्प के रूप में दूसरा तरीका अपनाते हो, जिसे सामान्यतः जो हायर एग्जाम होते हैं इनके अंदर एडीआर बोला जाता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एडीआर यानी कि वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली। वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली का क्या मतलब है कि जो सामान्यतः जब भी कोई मामला आएगा तो आप सीधे ही अधीनस्थ न्यायालय के अंदर जाओगे, अधीनस्थ न्यायालय से हाईकोर्ट में जाओगे, हाईकोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, इनके अंदर जाते जाते आपका मामला निपटा दिया जाएगा और एक निश्चित आदेश जारी कर दिया जाएगा, जिसके अंदर एक व्यक्ति खुश होगा जिसके पक्ष में निर्णय आएगा और एक व्यक्ति दुखी होगा जिसके विरोध में निर्णय जाएगा। तो ये जो निर्णय यानी कि मामला सुनवाने की या समाधान की जो प्रक्रिया है ये तो विधिक प्रक्रिया है और सामान्य अदालतों में यही प्रक्रिया चलेगी। इसके अंदर एक खुश होगा दूसरा दुखी होगा। लेकिन एक वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली की जरूरत पड़ी, जो 59वें विधि आयोग की रिपोर्ट में भी बताया गया था। मतलब विधि आयोग ने अपनी 59वीं रिपोर्ट में भी बोला था कि एक अलग से निपटान प्रणाली होनी चाहिए जिसके अंदर ऐसा फैसला लिया जाए जो दोनों पक्षों की सहमति का हो।
यानी कि जिसमें ना कोई खुश हो ना कोई दुखी हो, दोनों ही मतलब बराबर सहमत हो और ऐसा कोई निपटान कर दिया जाए, तो फिर वो बना एडीआर। यानी कि एक विकल्प दिया कि इस मामले को आप इस तरीके से भी सुलझा सकते हो। यानी कि ओवरऑल इसका मतलब हुआ कुछ इस तरीके से निर्णय करना जो लोगों की सहमति पर हो। यानी कि लोगों ने आपस में सुलह कर लिया, समझौता कर लिया और लोग अब इस मामले को निपटाना चाहते हैं, तो ऐसे मामलों की जो सुनवाई होती है वो बनी लोक अदालत का कॉन्सेप्ट। यानी कि 1982 में इस कॉन्सेप्ट के साथ गुजरात में अदालत खोली गई। ये सफल रही, लोग खुश थे कि इस तरीके के निर्णय भी होने लगे। तो फिर भारत के जो संसद है इसने 1987 में एक राष्ट्रीय विधिक सहायता आयोग अधिनियम 1987 पारित किया और इसको 1995 के अंदर लागू कर दिया गया। यानी कि एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था नेशनल यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम 1987। इसके तहत ये नालसा एक आयोग बनाया गया था और जिसका कार्य था यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत एक आयोग बना दिया और इस आयोग का कार्य था लोक अदालतों की स्थापना करवाना। और ये लोक अदालतों की स्थापना करवाते हैं उसी कॉन्सेप्ट पर जो वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली के तहत थे। तो ये बात समझ में आई कि नालसा एक्ट 1987 में आया, 1995 से ये कार्यरत है और इस एक्ट के तहत कुछ वैधानिक आयोग बनाए गए थे। जो एक सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट वैधानिक आयोग बना दिया गया, हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट वैधानिक आयोग बना दिया गया, जिलों के लिए जिला वैधानिक आयोग बना दिए गए। इस तरीके से इस नालसा एक्ट के तहत कुछ वैधानिक आयोग बनाए गए थे जिनका कार्य था लोगों को जो एकदम ग्रास रूट के यानी कि एकदम जो निम्न स्तर के, निम्न का मतलब है कि जो गरीब स्तर की पॉपुलेशन है, जनता है, जो कि अदालतों के इन खर्चों को व्यय नहीं कर पाती है, इनको मुफ्त में विधिक सहायता देने के लिए यह नालसा एक्ट लाया गया जिसका कार्य था लोगों को मुफ्त में सेवा प्रदान करवाई। इसी कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए इन्होंने लोक अदालत का कॉन्सेप्ट अपना लिया जिसके अंदर विधिक सहायता दी जाएगी। यानी कि पूरा का पूरा मामला ही आपकी लोक अदालत के अंदर सुनवाई होगी जिसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का खर्च उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा सस्ते में कम खर्चीला एक न्यायिक तंत्र इस लोक अदालत ने स्थापित किया। अब इस नालसा एक्ट के अंदर कुछ वैधानिक सेवा समितियां बनाई गई, हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिलों के लिए, यानी कि अलग अलग स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर कुछ वैधानिक सेवा समितियां बना दी गई। अब इन सेवा समितियों का कार्य है लोक अदालतों की स्थापना करना और लोगों के मामलों का निपटान करना। और इसमें निपटान करते वक्त यही ध्यान में रखा जाएगा कि मामला लोगों की सहमति से, यानी दोनों पक्षों में सहमति करवा दिया जाए, समझौता करवा दिया जाए, सुलह करवा दिया जाए। इस कॉन्सेप्ट पर यह आधारित है। तो उसके बाद अब आता है कि नालसा जो एक्ट बना था इसके अंदर लोगों को मुफ्त में विधिक सेवा दी जाएगी। अब एक क्वेश्चन है जो पहले कई बार यूपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर आ भी चुका है कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो कि नालसा में मुफ्त विधिक सेवा लेने के योग्य हैं। तो योग्य कौन है? पहला, जितने भी बच्चे हैं वो सभी इसी की योग्य हैं और जितने भी महिलाएं, यहां तक कि अंबानी जी की पत्नी भी मुफ्त विधिक सेवा लेने के योग्य हैं और हमारे घरों में हैं वो भी मुफ्त विधिक सेवा के योग्य हैं। उसके बाद SC ST के जितने भी लोग हैं वो सभी मुफ्त विधिक सेवा के योग्य हैं। फिर दिव्यांग जितने भी लोग हैं वो सभी भी विधिक सेवा के योग्य हैं। आपदा, अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आई है और उस आपदा से ग्रस्त जितने लोग हैं वो सब भी शामिल हैं। और श्रमिक, केवल इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक श्रमिक हैं वो विधिक सेवा के योग्य हैं। और अगर कोई व्यक्ति हिरासत में है तो वो भी विधिक सेवा के योग्य हैं। और जिस व्यक्ति की आमदनी यानी कि आय 1 लाख रुपए से कम है वो किसी भी कोर्ट के अंदर विधिक सेवा प्राप्त करने के योग्य हैं। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट में विधिक सेवा लेना चाहते हो और आपकी आय अगर 5 लाख से कम है तो भी आप योग्य हो। तो ये वो लोग हैं जो नालसा के तहत मुफ्त में विधिक सेवा लेने के योग्य हैं। यानी कि कोर्ट की फीस, वकील का चार्ज और अन्य जो फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनमें लगने वाले खर्च हैं, ये तमाम खर्च नालसा उठाएगा और ये प्रावधान थे। अब आता है नालसा ने ही अपने इस कुछ लोगों के मामलों को सुलझाने के लिए लोक अदालत का कॉन्सेप्ट अपनाया। और लोक अदालत के कॉन्सेप्ट में अब देखते हैं कि लोक अदालत के बारे में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। बेसिकली पहली चीज कि लोक अदालत का गठन कौन करता है।
जितनी भी वैधानिक सेवा समितियां होती है, वैधानिक सेवा समिति सुप्रीम कोर्ट की भी है, हाई कोर्ट की भी है, और जिलों के स्तर पर भी वैधानिक सेवा समितियां बना रखी है, और ये नालसा एक्ट के तहत थी। तो ये समितियां गठित करवाती है लोक अदालत, क्योंकि समितियों के पास ही जिन लोगों को मुफ्त में विधिक सेवा चाहिए वही लोग समितियों के पास जाते हैं मुफ्त विधिक सेवा के लिए। तो फिर समिति के पास चांस होता है कि वो एक लोक अदालत की स्थापना कर दे और लोक अदालत में ही उस कार्य की सुनवाई उस मामले की सुनवाई करवा दे। अगर लोक अदालत में सुनवाई हो जाएगी तो सब कुछ फ्री में मिलेगा। उसके बाद इस लोक अदालत के अंदर जो न्यायिक सेवा के अधिकारी होंगे उनकी संख्या और उनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति तो राज्य की उस क्षेत्र की राज्य सरकार करेगी, लेकिन उनमें कितने लोग होंगे, कौन कौन से न्यायिक अधिकारी होंगे, इनका निर्धारण करने का अधिकार उसी एजेंसी को होगा जिसने लोक अदालत का गठन करवाया। मान लो कि मामला सीधा ही जिले स्तर की जो वैधानिक सेवा समिति है उसके पास गया, उसने लोगों से बोला कि अगर आप चाहें तो आपका मामला लोक अदालत में सुनवाई करवा सकते हैं। अगर लोक अदालत में होगा तो फिर किसी भी पक्ष को कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा, मुफ्त में आपकी सुनवाई हो जाएगी और मामला जल्द से जल्द निपटा दिया जाएगा। अगर लोगों ने सहमति दे दी तो फिर वो जिला स्तर की वैधानिक सेवा समिति एक लोक अदालत का गठन करेगी, और इस गठन के बाद में जो मामला लोक अदालत की होगी इसमें न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण भी वही जिला स्तर की वैधानिक सेवा समिति ही करेगी, ये ध्यान में रखना। तो संख्या का निर्धारण वही एजेंसी करेगी जो गठन कर रही है। उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से मामले जा सकते हैं, तो ध्यान में रखना कोई भी मामला जो या तो किसी अदालत के अंदर सुनवाई चल रही है या फिर अभी तक सुनवाई के योग्य हुआ ही नहीं है, यानी कि शुरुआत में भी जा सकता है, और जो अदालत में सुनवाई चल रही है वो मामला भी अदालत से उठकर सीधा लोक अदालत के अंदर आ सकता है। क्यों भाई, ऐसा क्या है? क्योंकि सामान्यतः अदालतों के अंदर जो मामले चलते हैं उनकी सुनवाई में काफी समय लगता है। हम जानते हैं, लोग अक्सर ऐसी कमेंट भी करते हैं कि कोई भी मामला अगर अदालत में गया है तो आप लोग इस अदालत में वहन नहीं कर पाओगे, यानी कि उसके खर्च को उठा नहीं पाओगे। क्यों नहीं उठा पाओगे? क्योंकि मामले कई सालों तक अदालतों के अंदर चलते रहते हैं। इन्हीं मामलों से परेशान होकर जो जनता दुखी हो जाती है, कई बार अदालतों तक पहुंचती नहीं है। ऐसे लोगों को विधिक सहायता देने के लिए ये नालसा वाला कॉन्सेप्ट आया था। अब ऐसी अदालत की स्थापना कर दी जाएगी जो आपके मामले को त्वरित रूप से सुनवाई करेगी। और अदालत का जो मुख्य सिद्धांत है वो सिद्धांत यही है कि अदालत कोशिश करेगी कि आपका मामला जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कम से कम खर्च के अंदर निपटा दिया जाए। तो दोनों मामले जो किसी अदालत में पहुंच चुके हैं, अगर अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है, किसी एक पक्ष ने बोल दिया कि इस मामले को मैं चाहता हूं कि लोक अदालत के अंदर सुनवाई हो क्योंकि मैं इतना खर्च उठा नहीं पा रहा हूं, तो मामला सीधा लोक अदालत को ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद अदालत के अंदर कोई सुनवाई नहीं होगी। और या फिर अगर आपको लग रहा है कि इस अदालत के अंदर सुनवाई में ज्यादा समय लग रहा है तो फिर आप अपना मामला लोक अदालत में पहुंचा सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मामला चलते चलते जो दोनों प्रतिवादी होते हैं उनको लगता है कि हमें सुलह कर लेनी चाहिए, तब भी वो मामला सीधा लोक अदालत में पहुंच जाएगा। क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर सुलह जैसे कॉन्सेप्ट लागू तो कर ही सकते हैं लेकिन कम फॉलो होते हैं। हाईकोर्ट नॉर्मली जो कोर्ट होती है वो तो एक पक्ष के एक जो वादी होता है उसके पक्ष में निर्णय दे देगा, दूसरे को सजा दे देगी। तो ऐसे मामले जो कि सुनवाई चल रही है अदालतों में वो भी जा सकते हैं, और जो किसी अदालत में पहुंचे ही नहीं है, फर्स्ट टाइम है, वो मामले भी किसी लोक अदालत के अंदर जा सकते हैं। आगे देखते हैं इनको क्या शक्ति है। इनको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 के तहत एक जो सिविल कोड को शक्ति मिलती है वो तमाम शक्तियां इनको मिलती है। यानी कि ये किसी भी वादी को बुला सकते हैं अपने पक्ष में, और जो सबूत प्रस्तुत है वो सबूत मांग सकते हैं, शपथ ले सकते हैं, उनके सभी कार्यों को रिकॉर्ड रख सकते हैं। जो भी सिविल कोड को एक कोर्ट को जो शक्ति होती है, सभी प्रकार की शक्तियां लोक अदालत को भी होती हैं। और सबसे भयानक बात है कि लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ में आप किसी भी कोर्ट के अंदर अपील नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लोक अदालत के अंदर जो मामलों की सुनवाई होती है, इस सुनवाई में मामला सुलह और समझौते पर करवा दिया जाता है। यानी कि कोशिश यही रहेगी कि इस मामले को लोगों के बीच में, जो दोनों प्रतिवादी होते हैं उनके बीच में समझौता करवा दिया जाए, जिसे बोलते हैं सुलह की नीति। यानी कि दोनों वादी आपस में
अंत में जाकर एक समझौते पर आकर रुक जाते हैं और वो फैसला कर लेते हैं कि जिसने जो विक्टिम है उसको जो भी क्रिमिनल है या अपराधी हैं जिसने भी किसी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार किया है वो व्यक्ति उसको मुआवजे के तौर पर या फिर अन्य जिस तरीके से भी समझौता हो सकता है वो समझौता करेंगे। समझौता होने के बाद लोक अदालत का केस पूरा हो गया, सुनवाई समाप्त हुई। जैसे ही सुनवाई समाप्त हुई अब इस मामले को लेकर आप किसी भी कोर्ट के अंदर अपील नहीं कर सकते। ये विशेष बात थी जो लोक अदालत से रिलेटेड थी। ये लोक अदालतों के बारे में और नालसा एक्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां थी जो आपको रखनी थी। अब आते हैं लोक अदालत के जैसा ही कॉन्सेप्ट, यानी कि लोक अदालत आपसे पूछा जाए क्या संवैधानिक है तो जवाब होगा जी नहीं, ये एक वैधानिक संस्था है जो कि 1987 के नालसा एक्ट के तहत बनाई गई थी। अब आता है दूसरा एक और वैसा ही कोर्ट जिसे बोलते हैं फैमिली कोर्ट, यानी कि परिवार न्यायालय। और परिवार न्यायालय का जो अवधारणा है वो 1984 के अंदर फैमिली कोर्ट अधिनियम 1984 के तहत गठित किए गए। यानी कि एक और अधिनियम पारित हुआ जो 1984 का अधिनियम यानी कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 का था, यानी कि परिवार न्यायालय अधिनियम 1984। इस एक्ट के तहत परिवार न्यायालय का कॉन्सेप्ट लाया गया। परिवार न्यायालय लाने का क्या कारण था? कारण यही था कि कुछ ऐसे महिला केंद्रित जो संगठन होते हैं उन्होंने ऐसा देखा था कि जो भी कोर्ट होती है सामान्य कोर्ट के अंदर महिलाओं के लिए केस की सुनवाई करवाना और इतने लंबे चलने वाले केस पर उन्हें लगता था कि महिलाओं के साथ इंसाफ होने में देरी होती है, और कहते हैं कि इंसाफ में देरी अपने आप में भी एक प्रकार का न्याय है। इसी अवधारणा के अधीन जब महिला संगठनों ने डिमांड की तो उस डिमांड को पूरी करने के लिए 1984 में भारतीय संसद ने एक अधिनियम पारित कर दिया जिसे बोलते हैं परिवार न्यायालय अधिनियम 1984। इस न्यायालय के तहत राज्य की सरकारों को अधिकार दिया गया है कि राज्य की सरकारें फैमिली कोर्ट की स्थापना करें। देखते हैं इसके अंदर गठन कौन करता है, इसको क्या शक्ति है, इन तमाम प्रावधानों के बारे में आप देखते हैं। सबसे पहली बात आती है कि फैमिली कोर्ट की स्थापना कौन करेगा। फैमिली कोर्ट की स्थापना राज्य की सरकार करेगी हाई कोर्ट की सलाह पर। यानी कि कौन स्थापना कर रहा है? राज्य की सरकार। लोक अदालत की स्थापना कौन करती है? जो वैधानिक सेवा समिति होती है, यानी कि राज्य स्तर की जो वैधानिक सेवा समिति है, हाईकोर्ट की वैधानिक सेवा समिति है, सुप्रीम कोर्ट की वैधानिक सेवा समिति, जिला स्तर की वैधानिक सेवा समिति, ये जो सेवा समितियां होती है वो लोक अदालत की स्थापना करती है नालसा के तहत। जबकि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत राज्य सरकार हाईकोर्ट की सलाह पर परिवार न्यायालय की स्थापना करती है। पहला अंतर है। और ये परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 राज्य सरकार के लिए एक चीज बाध्य करता है कि अगर किसी शहर की आबादी 1 लाख से अधिक है तो उस शहर के अंदर एक तो परिवार न्यायालय कंपलसरी रूप से होगा और राज्य सरकार इसकी स्थापना जरूर करेगी। ये राज्य सरकार के लिए बाध्यता है। अब देखते हैं फैमिली कोर्ट के अंदर मामले कौन से जाएंगे जो फैमिली से रिलेटेड हैं, जैसे कि वैवाहिक मामले हैं फैमिली कोर्ट में जाएंगे, दाम्पत्य से जुड़े हुए झगड़े अलगाव की स्थिति आ रही है, डिवोर्स जैसे मामले हैं वो भी इसी के अंदर जाएंगे। और दाम्पत्य की संपत्ति में यानी कि जो महिलाओं को डिवोर्स के बाद मिलने वाली जो संपत्ति होती है इससे जुड़े हुए जो मामले होते हैं वो भी इसी के अंदर जा सकते हैं। और पैतृकता का मामला यानी कि कौन किसका बच्चा है और इससे रिलेटेड जो मामले होंगे वो भी फैमिली कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। इस प्रकार के मामले फैमिली कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। और इसके बाद फैमिली कोर्ट में जब फैमिली कोर्ट के अंदर मामला जाता है, फैमिली कोर्ट का मुख्य सिद्धांत है कि वो यही कोशिश करेगा कि इस मामले को जहां तक संभव हो सके समझौता करवा दिया जाए। यानी कि जैसे मामलों की मान लेते हैं कि दो व्यक्ति पति पत्नी तलाक की स्थिति में आ गए तो फैमिली कोर्ट यही कोशिश करेगा कि जैसे भी हो सके मामले को सुलझा दिया जाए, यानी कि तलाक ना दिया जाए। और जब अंतिम रूप से ऐसा हो जाता है कि मामला सेट नहीं बैठता है, लोग तलाक की स्थिति में आ जाते हैं, तभी वो तलाक वाले मामले को आगे बढ़ाएगा। अन्यथा उनकी कोशिश यही रहती है कि शांति और सुलह तरीके से समझौता करवा दिया जाए। और अगर आप फैमिली कोर्ट के खिलाफ में अपील करना चाहते हो तो आपके पास विकल्प हैं, आप डायरेक्टली हाईकोर्ट चले जाइए। जो जिला अधीनस्थ न्यायालय वाले जगह होती है वहां पर आपको अपील करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली हाईकोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो अगर आपका मामला फैमिली कोर्ट से निकल चुका है। जबकि लोक अदालत के खिलाफ में
कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होगी। फैमिली कोर्ट के मामले में हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हो सकती है। ये बात भी ध्यान में रखना। लोक अदालत और फैमिली परिवार न्यायालय को दोनों को अलग अलग तरीके से कुछ माइनर डिफरेंस के साथ में याद रखना। ये 84, ये 87, और यहाँ पर हाईकोर्ट में अपील हो सकती है, जबकि वहां पर कोई भी प्रकार की अपील की गुंजाइश नहीं रहती है। अब एक और न्यायालय आता है जिसे बोलते हैं ग्राम न्यायालय। इसकी स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत की गई। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई। स्थापना करने के बारे में प्रावधान किया गया। यह भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। यानी कि अगर पूछा जाए कि फैमिली कोर्ट जो अधिनियम है वो कब आया, 1984 में, और ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया, 2008 के अंदर। अब इसके अंदर न्यायिक दंडाधिकारी की न्यायिक दंडाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। और न्यायिक जो दंडाधिकारी होती है इसकी नियुक्ति कौन करेगा, ये भी राज्य सरकार करेगी हाईकोर्ट की सिफारिश पर। यहाँ भी राज्य सरकार हाईकोर्ट की सिफारिश पर, और ग्राम न्यायालय के अंदर भी राज्य सरकार हाईकोर्ट की सिफारिश पर दंडाधिकारी की नियुक्ति करेंगे। उसके बाद जो ग्राम न्यायालय होते हैं वो एक मोबाइल कोर्ट की तरह होती है। मोबाइल कोर्ट का मतलब है कि आज इस गांव में सुनवाई चल रही थी, मामला सुलझ गया, उसके बाद वो सेमी कोर्ट दूसरे गांव के अंदर चली गई, जो चलती फिरती रहती है उसी को बोलते हैं मोबाइल। तो मोबाइल कोर्ट के रूप में ग्राम न्यायालय कार्य करेगा। ये गांव के स्तर पर हो सकती है, कुछ गांवों के समूह के स्तर पर स्थापना की जा सकती है, और पंचायत के स्तर पर की जा सकती है, जिले के स्तर पर भी ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है, जो 2008 के अनुसार बताई गई है। उसके बाद ग्राम न्यायालय के अंदर सिविल और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई हो सकती है, जबकि ऊपर वाले में फौजदारी, परिवार न्यायालय के अंदर परिवार से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई होगी, जबकि ग्राम न्यायालय के अंदर सिविल और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई हो सकती है। बस इतना ही है, जो सजा वाला मामला है उसको ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति को 7 वर्ष से ज्यादा की सजा मिलेगी वो यहाँ पर नहीं जाएगा, वो सीधा ही डीएम के पास जाएगा, और डीएम से सीधा हाईकोर्ट के अंदर। और जो छोटे बड़े दीवानी और फौजदारी मामले हैं इनकी सुनवाई ग्राम न्यायालयों के अंदर हो सकती है। ग्राम न्यायालयों को ये विशेष छूट है कि वो कोई विशेष प्रकार के जो अन्य अधिनियम हैं, जैसे कि आईपीसी, अब भारतीय न्याय संहिता अधिनियम है, और जो एविडेंस वाला यानी कि साक्ष्य अधिनियम 1860, या फिर वर्तमान वाला 1872 वाला, वो जो अधिनियम थे उनका पालन करना इसके लिए जरूरी नहीं है। ये प्राकृतिक न्याय के कॉन्सेप्ट पर कार्य करती है। यानी कि ये साक्ष्यों को देखेंगे, देखने के बाद जरूरी नहीं है कि बाकी के न्यायालय जिस तरीके से निर्णय दें साक्ष्यों पर ये वैसे ही निर्णय दे। ये अपने प्राकृतिक न्याय के रूल पर काम करते हैं, और प्राकृतिक न्याय के कॉन्सेप्ट पर ही ये न्याय का निर्णय सुनाएंगे। यानी कोई बाध्यता नहीं है कि इस प्रकार के मामलों की, जैसे कि मान लो कि किसी व्यक्ति ने मामले के अंदर अपनी व्हाट्सएप पर जो चैटिंग थी वो प्रस्तुत कर दी। अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और अन्य जो न्यायालय होते हैं वहां पर व्हाट्सएप की चैटिंग को वैध नहीं माना जाता था। तो अब जो है मामले हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है वो अब स्वीकार्य हैं, लेकिन व्हाट्सएप चैटिंग जैसे मामले तो नहीं होते थे। लेकिन जो ये वाली अदालत है ग्राम न्यायालय, इसके अंदर ऐसा भी कोई मामला जिसके अंदर मान लो व्हाट्सएप पर किसी व्यक्ति ने अजीबो प्रकार की धमकियां दे रखी हैं, चैटिंग पड़ी थी और डिलीट करना भूल गया था, और इस व्यक्ति ने, वादी ने जाकर वहां पर अदालत के अंदर प्रस्तुत कर दिया, तो वो अदालत ग्राम न्यायालय उस चैटिंग को भी सही मान सकता है, क्योंकि इस पर जो अन्य नियम बनाए गए थे भारतीय न्याय संहिता वाले, वो नियम इन पर लागू नहीं होते। ये प्राकृतिक न्याय पर है, यानी कि ये खुद अपने कॉमन सेंस से डिसाइड करेंगे कि इस मामले में क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए ये प्राकृतिक न्याय के कॉन्सेप्ट पर कार्य करते हैं, और इनके खिलाफ में अपील परिवार न्यायालय में उच्च हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है, और जो लोक अदालत है वहां पर किसी की भी अदालत में कोई प्रकार की अपील नहीं की जा सकती। लेकिन ग्राम न्यायालय के खिलाफ में अगर आपको अपील करनी है तो या तो जिला न्यायाधीश, जिसके बारे में कल हमने विस्तृत चर्चा की थी, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जिला डिस्ट्रिक्ट जस्टिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, यानी कि जिला या सत्र न्यायाधीश के पास आप अपील कर सकते हो, और इस अपील की सुनवाई 6 माह के भीतर भीतर कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि ग्राम न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, इससे आप संतुष्ट नहीं है, तो फिर आप डायरेक्टली जिला न्यायाधीश के पास जाकर, या सत्र फौजदारी मामला है तो सत्र न्यायाधीश यानी कि डीएम के पास,
और अगर से दीवानी मामला है तो आप सीधा डीजे के पास जाकर यानी कि जिला न्यायाधीश के पास अपील कर सकते हो। वहां पर आपके मामले की सुनवाई 6 माह के भीतर भीतर कंप्लीट कर दी जाएगी। ये प्रावधान भी ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत किए गए थे। तो हमने आज की जो क्लास थी इसके अंदर हमने चर्चा की लोक अदालतें कौन सी होती है, परिवार न्यायालय कौन सा होता है, ग्राम न्यायालय कौन सा होता है, इनसे रिलेटेड जो ये सभी संविधान के अंदर नहीं है, इनके बारे में प्रावधान कुछ किसी न किसी अधिनियम में किए गए थे। तो हमने उन अधिनियमों के बारे में बात की, इनसे गठन के बारे में, इनके मामले और इनसे रिलेटेड जो बेसिक बातें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, उन तमाम मामलों के बारे में हमने चर्चा की है। आई होप कि ये आपको आपकी एक अच्छी समझ बनाने में सहायक होंगे। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और अगर आपको इन पॉलिटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की पीडीएफ की जरूरत हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के अंदर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।